नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। स्वागत है आप सबका पुनः एक बार से लिपिका क्लासेस में। और आज की जो क्लास रहने वाली है आपकी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, इन दोनों पर ही आज हम बात करेंगे। दोनों मित्र थे, शुरुआती दिनों में नहीं थे पर बाद में मित्र होते हैं दोनों। फिर दोनों में काव्य संबंधी मान्यताओं को लेकर के मतभेद पैदा होते हैं, दोनों अलग भी होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलरिज को रखे हैं क्योंकि जन्म वर्ष के अनुसार कॉलरिज जो है पहले आते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले कॉलरिज को रखा है। तो देखिए, कॉलरिज का समय दे रखा है कि 1772 से 1834 ईस्वी जो है कॉलरिज का समय था। पहले एनटीए द्वारा प्रश्न पूछ लिया जाता था कि इनमें से कौन सा जो विद्वान है 20वीं शताब्दी में जीवित नहीं था। तो देखिए 1834 इसका 19वीं शताब्दी है, तो कॉलरिज को वहाँ पर स्थान मिलता था और कॉलरिज उनसे बड़े थे। किनसे? वर्ड्सवर्थ थे। क्रम लगाने भी अगर आता है ना आपका प्लेटो अरस्तु, तो वैसे जब आप लगाते आएंगे तो अरस्तु आ जाएंगे। बीच में कुछ आपके सिलेबस में नहीं रहा है कुछ हिस्सा, जिसमें लॉन्जाइनस है जिनकी ग्रंथ पेरिप्सू है, और एक है जिनकी रचना है ऑफ ड्रामेटी पोएजी, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो हैं। उसके बाद जो है कॉलरिज से हम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉलरिज के आपको दो सिद्धांत पढ़ने हैं नेट के लिए। एक है कल्पना, दूसरा है फैंटेसी। तो कॉलरिज से पहले के अगर हम चीज़ों को देखें तो सिर्फ और सिर्फ कॉलरिज से पहले क्या चलता था? कल्पना। लेकिन कॉलरिज ने इसके दो भेद कर दिए। किसके? कल्पना के इन्होंने कितने भेद किए? दो। कौन कौन से? तो दो भेद कर देते हैं। एक रहता है प्राथमिक कल्पना, दूसरी रहती है गौड़ कल्पना। मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना, ऐसे करके कल्पना के दो भेद सबसे पहले कॉलरिज ने ही किए थे। और वो जो दूसरी कल्पना रहती है वही जाकर के आपकी जुड़ती है किससे? फैंटेसी से। इन्होंने कल्पना का संबंध जो है दो आधारों पर दिया है, जिसमें फैंटेसी को प्रज्ञा यानी कि बुद्धि की उपज बता दिया है। तो पहले देखते हैं कॉलरिज का थोड़ा सा जीवन परिचय, और ज़्यादा नहीं, रचनाएं देखेंगे, थोड़ा सा जीवन, और फिर उन सिद्धांतों की बात करेंगे। देखिए, पूरा नाम था इनका सैमुअल टेलर कॉलरिज। जन्म इनका डेवनशायर इंग्लैंड में हुआ था। इन्हें भी तीन बड़े भाइयों की तरह पादरी बनने का निश्चय किया गया, किंतु ये अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर सेना में भर्ती हो गए। जल्दी ही छुट्टी लेकर कैम्ब्रिज आए, फिर डिग्री लिए बिना ही बीच में पढ़ाई छोड़ दी। कॉलरिज जीवन भर इसी प्रकार भटकते रहे। उन्होंने घूम घूम कर राजनीति तथा धर्म पर भाषण किए। कभी पादरी बनने की तैयारी की, कभी पत्रिकाएं निकाली जो चली नहीं। सन 1804 ईस्वी में 10 महीने तक वह माल्टा के गवर्नर के सचिव भी रहे, और 30 वर्ष की आयु के पहले ही उन्हें अफीम की लत लग गई, जिसने इनके जीवन और लेखन को अनेक रूपों में प्रभावित किया। तो 30 वर्ष की उम्र तक इनको किसकी लत लग जाती है? अफीम की, जो इनके लेखन वगैरह को प्रभावित करती है। ठीक है, इंग्लैंड में इनका अत्यंत घनिष्ठ संबंध कवि रॉबर्ट सदी से रहा। इंग्लैंड के प्रमुख कवि रॉबर्ट सदी जो हैं, उनसे इनका घनिष्ठ संबंध रहा है ये। और आगे चल करके किससे हो जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ से। वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने जो मिल करके रचना लिखी थी, वो रचना थी लिरिकल बैलेट्स। कब आई थी? 1798 में। इस रचना के जो आपको मिलेंगे 4 रूप मिलते हैं। एक हो गया 1798, दूसरा कब आता है? दूसरा आएगा 1800 में। तीसरा आपका आ जाता है, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 1802 में। और चौथा जो है
ये थोड़ा वक्त लेता है 1815। तो 1798, 1800, 1802, 1815, ठीक है, ये चार आते हैं। लेकिन जिस भूमिका को लेकर के विवाद हुआ था, जिस भूमिका को अंग्रेजी में स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र माना गया, वो भूमिका रहती है आपकी 1800 वाली। ये वाली भूमिका जो है आपकी, इसको लेकर के जो है विवाद चला था, 1800 वाली भूमिका को लेकर के। और इसी भूमिका का नाम रहता है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। इसी नाम से ये भूमिका आई थी। और ये भूमिका किसने लिखी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, ठीक है। उसमें कॉलरिज का कुछ नहीं रहता है। और इसी भूमिका के और में उनकी जो वर्ड्सवर्थ के काव्य संबंधी जो मान्यताएं उभर करके आती है, उनसे कॉलरिज का मतभेद होता है। और आगे चल कर के कॉलरिज क्या होते हैं? उनके ही मतों का खंडन करते हैं। किसके? अपने मित्र विलियम वर्ड्सवर्थ के। आगे देखिए, तो 1798 में मिलकर के लिखते हैं और साहित्य की बदलती प्रवृत्तियों को सबल रूप से रेखांकित किया। कॉलरिज 16 वर्ष की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिए थे और इनका पहला गद्य संग्रह 1795 में प्रकाशित हुआ। और पहली कविता संग्रह इनकी कौन सी है? पोएम्स। कब प्रकाशित होती है इनकी पहली कविता संग्रह? 1796 में, पोएम्स नाम से। सन 1816 तथा 1817 में दो और कविता संग्रह इनके निकले। इनकी गद्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इनकी कुछ गद्य रचनाएं नीचे आपको मिल रही हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली रचना बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817। ये 1817 होगा, यहाँ पर 8 एक छूटा हुआ है, ये ऐसे मान लीजिएगा 1817। ये महत्वपूर्ण एक रचना है। दूसरी है द फ्रेड, ये भी 1817। अगला है एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट। और अंतिम रचना है कन्फेसेस ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिटी। ये इनके मरने के बाद, मृत्यु के बाद 1840 में आती है। कन्फेसेस ऑफ ऑन इंक्वायरिंग स्पिरिटी कब आती है? इनके मृत्यु के बाद। तो टोटल कितनी रचनाएं हैं? 5। बायोग्राफिया लिटरेरिया है, द फ्रेंड है, एज टू रिफ्लेक्शन है, चर्च एंड स्टेट है, कन्फेसेस ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिटी है। आगे देखिए कि कॉलरिज जो है अंग्रेजी कविता की स्वच्छंदतावादी धारा के प्रमुख कवियों में थे। स्वच्छंदतावाद का प्रथम उद्घोष करने वाले कविता संग्रह लिरिकल बैलेट 1798 ईस्वी में विलियम वर्ड्सवर्थ के ये साथ थे। तो 1798 में जब इसका पहला भाग आया ना, तो जैसे क्या कहते हैं आपका वो तार सप्तक था, 1943 वाले तार सप्तक पर जब प्रहार हुए तो अज्ञे ने उसकी दूसरी भूमिका में उसके जवाब लिखे थे ना, ठीक उसी तरह से आप समझिए कि 1798 में ये संग्रह आया। संग्रह आने पर इस पर जो बातें की गई उसका जवाब लिखते हैं 1800 में विलियम वर्ड्सवर्थ। हालांकि ये जवाब लिखना कॉलरिज को था, पर कॉलरिज इतना बिजी चलते थे कि मजबूरन लिखना किसे पड़ा? वर्ड्सवर्थ को। और वर्ड्सवर्थ में समालोचक वाले गुण थे नहीं। वर्ड्सवर्थ क्या थे? मूलतः कवि थे। लेकिन जब वो आलोचना जो उन्होंने लिखी वो छा गई अंग्रेजी में। कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ थे आलोचना के क्षेत्र में कॉलरिज का एक महत्वपूर्ण योगदान उनके द्वारा कल्पना शक्ति का विवेचन है। एक ही महत्वपूर्ण इनका योगदान क्या है? कल्पना शक्ति का विवेचन है। काव्य तथा दर्शन से कल्पना को बहुत पहले से जोड़ा जाता रहा है। काव्य या दर्शन जिससे भी कहिए उससे कल्पना को जोड़ा जाता रहा है, किंतु कॉलरिज ने इसका विस्तार से विवेचन और विश्लेषण हमारे सामने क्या किया? प्रस्तुत किया। कॉलरिज के अनुसार कविता की परिभाषा देखिएगा। कॉलरिज के अनुसार कह रहे हैं कि कॉलरिज के अनुसार कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तत्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। कह रहे हैं कि कविता रचना का एक प्रकार होती है जो वैज्ञानिक कृतियों से भिन्न है। वैज्ञानिक चीज़ों से कविता की जो रचना है ना, भिन्न है। और इसका
प्रयोजन क्या होता है कविता का? आनंद होता है, सत्य नहीं, आनंद होता है। रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। तो रचना के अन्य प्रकारों से अगर कविता के अलगाव की बात करें तो उसके संपूर्ण से हमें वही आनंद मिलता है जो उसके प्रत्येक अवयव मतलब लाइन बाय लाइन हमें जो आनंद कविता से प्राप्त होता है उसके संपूर्ण से यानी पूरी कविता से भी हमें वही आनंद मिलता है और वो हमें हमारी संतुष्टि के अनुरूप रहता है। आगे है कि कॉलरिज के अनुसार काव्य सर्जन का मूल आधार कल्पना है और इसके दो भेद जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। अगर पेपर में पूछे कि कॉलरिज ने कल्पना कितने भेद किए हैं? 2। क्या भेद थे? मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। कहते हैं कि मुख्य कल्पना समस्त जागृतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण करने वाली शक्ति है, जबकि गौड़ कल्पना क्या है? मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि देखिए जो मुख्य कल्पना है ना, ये जागृत प्रपंच की व्यवस्थित रूप में ग्रहण करने वाली शक्ति है, जबकि गौड़ कल्पना क्या है? मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। यानी कि मुख्य कल्पना पर गौड़ वाली कल्पना जो है टिकी रहेगी। अगर आपके पास मुख्य कल्पना की शक्ति नहीं है तो आप गौड़ वाली कल्पना जो है नहीं कर सकते हो। बात समझ रहे हैं ना? अगर आप मुख्य कल्पना कर सकते हैं तो गौड़ वाली कल्पना भी कर सकते हैं। तो कहना ये है कि जो गौड़ कल्पना है ये पूरी के कल्पना पर टिकती है। इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। किसको? गौड़ कल्पना को हम काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। मुख्य कल्पना अचेतन और अनैच्छिक है और निर्माण या संगठन करती है, जबकि गौड़ कल्पना क्या है? चेतन और अच्छी है, या विघटन और संगठन तथा विनाश और निर्माण दोनों करती है। क्या अंतर स्पष्ट हो रहा है कि मुख्य कल्पना जो है अचेतन है, जबकि गौड़ कल्पना क्या कह रहे हैं? चेतन है। मुख्य कल्पना निर्माण या संगठन करती है और ये क्या करती है? विघटन, संगठन, विनाश और निर्माण ये दोनों कर देती है। कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा है कि इसमें संश्लेषात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी एवं विनस्वादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। कॉलरिज ने कल्पना को प्रतिभा की उपज बताया है। उन्होंने प्रतिभा और प्रज्ञा में निम्नलिखित अंतर बताए हैं। कल्पना को कॉलरिज ने क्या कह दिया है? प्रतिभा की उपज। अगर आपके पास प्रतिभा है, काव्य शास्त्र में हम लोग प्रतिभा पढ़ चुके हैं, प्रतिभा जन्मजात होती है, प्रतिभा अर्जित की जाती है, ये हमने पढ़ा है ना। तो कॉलरिज ने क्या कहा है कि कल्पना जो है प्रतिभा की उपज है। अगर कभी में जन्मजात प्रतिभा है तो क्या करेगा? कल्पना कर लेगा। अब यहाँ पर प्रतिभा और प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, प्रतिभा और प्रज्ञा में कुछ अंतर बताते हैं। जैसे एक प्रश्न आप लोगों से किया जाता है ना कई बार कि बुद्धि बड़ी या विद्या, बुद्धि बड़ी या विद्या, तो यहाँ पर आप भी सोचिएगा कि विद्या बड़ी है, लेकिन फिर हम ये सोचने लगते हैं कि बुद्धि रहेगी हमारे पास तभी तो हम विद्या को सीख पाएंगे। और जो पढ़ाई में आजकल टेक्निकल चीज़ें आप करते हो किससे होती है? किसी चीज़ का ट्रिक बना लेना, ये सब क्या है? ये सब कार्य तो बुद्धि पर डिपेंड है। तो ठीक वैसे ही ये मत रहता है। तो कॉलरिज ने कल्पना को जो है प्रतिभा की उपज बताया है। आगे लिखते हैं प्रतिभा और प्रज्ञा का अंतर देखिए। प्रतिभा जो है सहज होती है, सहज होती है यानी कि जन्म से रहेगी, और प्रज्ञा जो है अर्जित की जाती है। विद्या का क्या हम लोग करते हैं? सारे लोग अर्जित करते हैं, सारे लोग सीख रहे हैं, लेकिन प्रतिभा हमारे अंदर बचपन से है, चालाकियाँ हमने बचपन से सीख रखी है, उसके लिए हमने कहीं ट्यूशन लिया? नहीं लिया। प्रतिभा होती है मौलिक, और बुद्धि क्या होती है? प्रज्ञा क्या होती है? पराश्रित, दूसरे पर आश्रित रहती है। प्रतिभा में सृजनशीलता मिलती है तो प्रज्ञा में संयोजनशीलता मिलती है।
प्रतिभा के अंतर्गत आपकी कल्पना आती है, तो प्रज्ञा के अंतर्गत हम जो करते हैं वो क्या होता है, रम्य कल्पना यानी कि फैंसी, यानी कि आपकी फैंटेसी होती है, वो फैंटेसी होती है ये। ठीक है, तो रम्य कल्पना यानी कि फैंटेसी जो है आपकी प्रज्ञा में आ जाती है। कहीं कहीं मिल जाता है ना कि फैंटेसी क्या है, बुद्धि की उपज है, दिमाग की उपज है। आगे दे रखा है कि अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात कॉलरिज ने किया। इन्होंने कल्पना यानी कि इमेजिनेशन और ललित कल्पना यानी कि फैंसी या रम्य कल्पना में अंतर दिखाकर दोनों की अलग अलग विशेषताओं पर ही प्रकाश डाला है। इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमाजी नाटियो से हुई है, जिसका हिंदी रूपांतरण कल्पना है। फैंसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फंतासिया से हुई है, जिसका हिंदी रूपांतरण ललित कला या रम्य कला है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कल्पना और फैंटेसी में जो आपका अंतर है, यानी कि कल्पना और रम्य कल्पना में जो अंतर है। ऊपर हमने देखा कि कल्पना का संबंध किससे होता है, मुख्य कल्पना से। रम्य कल्पना आपकी किस में जुड़ेगी, गौड़ कल्पना में। गौड़ जो मुख्य पर डिपेंड करेगी, जो हमारी किस में जाएगी, बुद्धि की उपज में जाएगी, प्रज्ञा में जाएगी, और मुख्य कल्पना जो है हमारी किस में जाएगी, प्रतिभा में जाएगी। रम्य कल्पना की कॉलरिज ने कुछ विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता क्या है कि यह देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति है। रम्य कल्पना यानी आपकी जो फैंटेसी होती है ना, यह फैंटेसी देश काल के बंधन से मुक्त रहेगी और एक प्रकार की स्मृति है। दूसरी बात, यह इच्छा शक्ति से संचालित और रूपांतरित होती है, यानी जैसा हमारा मन करेगा वैसा हम इसमें कर सकते हैं। यह अपने उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है। अपने उपयोग की सामग्री यानी जो इसको चाहिए वो कैसे ग्रहण कर लेगी, साहचर्य के नियम से ग्रहण कर लेगी। आगे कहते हैं कि इसकी उपयोगी सामग्री स्थिर एवं सुनिश्चित होती है। इसमें क्या उपयोग करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ पहले से ही तय कर दिया गया है, स्थिर कर दिया गया है, सुनिश्चित कर दिया गया है। किसमें, रम्य कल्पना की ये विशेषता है। ये सारी विशेषता किसकी है, रम्य कल्पना की है। अब आगे देखिए, आगे आपको कॉलरिज ने कल्पना और ललित कल्पना में कुछ अंतर जो है बता रखे हैं, तो अंतर को ध्यान से देखना है। अंतर से जो है आपसे प्रश्न बन जाता है कि कल्पना और ये ललित कल्पना यानी कि फैंटेसी जो है क्या अंतर है। तो कह रहे हैं कल्पना जो है सृजन है, इसमें हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, गढ़ते हैं, और ललित कल्पना में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। किसी चीज़ को हम प्रस्तुत करते हैं या पुनः प्रस्तुति है, दोबारा से उसको प्रस्तुत करना है, सृजन करना नहीं है। आगे कहते हैं कि कल्पना इसका कार्य सदा सरस तथा गरिमामय होता है। कल्पना का कार्य क्या होता है, हमेशा सरस होगा और गरिमामय यानी गर्व करने लायक होगा। जबकि फैंटेसी में कई बार क्या होता है, शुद्ध और हास्यास्पद संयोजन भी हम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शुद्ध और हास्यास्पद संयोजन कर देते हैं, ऐसी चीज़ें गढ़ देते हैं जिससे वो क्या होता है कि हंसने योग्य बन जाता है। कहते हैं कि कल्पना जो है प्रतिभा की उपज है और फैंटेसी जो है प्रज्ञा की उपज है। कल्पना जो है अंतःप्रेरणा प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करती है, जबकि रम्य कल्पना क्या करती है, यह प्रधानतः स्मृति से सामग्री ग्रहण करती है, यादों से जो है चीज़ों को लेती है। ठीक है, अगला कहते हैं कि कल्पना जो है जैव कार्य पद्धति पर आधारित होती है और आपकी रम्य कल्पना जो है यांत्रिक कार्य पद्धति पर आधारित होती है। यांत्रिक कार्य पद्धति, मशीनों की तरह वाले काम पर
आपकी जो फैंटेसी जो है रहती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो जीव कार्यपत्ति लिख रहे हैं, इससे एक चीज़ याद आ गई कि कॉलरिज ने एक सिद्धांत दिया था, जैववाद का सिद्धांत। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जैववाद का सिद्धांत जो है कॉलरिज ने दिया था। तो यहाँ तक की जो बातें हैं ये आपकी रहती हैं कॉलरिज पर, ये कॉलरिज पर रहती हैं और कॉलरिज के कल्पना यहाँ तक जो चीज़ें थी ये कॉलरिज के कल्पना पर थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कल्पना और ललित कल्पना वाला अंतर समझ में आया होगा। कॉलरिज की रचनाएं आपको मिली होंगी। बाकी अगर कुछ रहता है इससे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि देख सकूँ कि क्या आप लोगों के प्रश्न हैं और हल कर सकूँ, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करिएगा यहाँ या ग्रुप में कहीं भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है।